इंटीग्रल की लिमिट ज़्यादा हो जाए तो उस केस में देन व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम अपने इंटीग्रल को रेदर देन के एज ए वन कंटिन्यूस सिंगल इंटीग्रल के तौर पे कंसीडर करें, हम उस इंटीग्रल को स्प्लिट कर सकते हैं इनटू सेवरल सब इंटीग्रल्स और उन इंटीग्रल्स पे हम फिर सेपरेटली न्यूटन कोट्स फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो अप्रोच है ये बेटर अप्रोच है और इसकी पीस वाइज अप्रोच जो है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की, इस टेक्निक से आपके पास हायर या बेटर एक्यूरेसी जो है वो अचीव हो सकती है। ऐसा क्यों है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इंटीग्रल है 0 to 4 e raised to power x dx और मैं इस पे सिम्पसन्स लेट से 1/3 रूल अप्लाई कर देता हूँ। तो अगर आप सिम्पसन्स रूल इस पे अप्लाई कर देते हैं तो आपके पास फार्मूला है h/3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस 4 टाइम एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू। अब यहाँ पे आप अपने जो इंटेग्रल है उसको डिस्क्रिटाइज कर रहे हैं तीन नोड्स पे, एक्स नॉट, एक्स वन एंड एक्स टू। और आपके पास जो h की वैल्यू आ रही है वो h आपके पास आ रहा है b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन, तो 4 माइनस 0 क्योंकि हम दो सब इंटरवल में डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास देखें h की वैल्यू आ रही है 2 जो कि ग्रेटर देन है 1। अब अगर हम देखें तो सिम्पसन्स रूल में जो एरर है उसमें लास्ट टर्म जो है वो एरर की जो टर्म है उसमें h अपीयर हो रहा होता है और h की पावर है 5। तो आप देखें जब 2 की पावर आप 5 ले लेंगे तो अराउंड 32 प्रोडक्ट जो है, तो हमारे पास एक बड़ी लार्ज वैल्यू है जिसको हम निगलेक्ट कर रहे होंगे। ये जो प्रॉब्लम है इसको अवॉइड कब किया जा सकता है? हम तो चाह रहे होते हैं कि जो एरर है ये स्मॉल से स्मॉल हो सो दैट कि हम एक्यूरेट आंसर फाइंड कर सकें। तो ये स्मॉल तभी हो सकता है जब h की वैल्यू वेरी वेरी स्मॉल हो, क्योंकि जितनी स्मॉलर वैल्यू होगी आप उसकी बड़ी पावर लेंगे, मजीद एरर जो है वो स्मॉल होता जाएगा। तो ये अचीव तब हो सकता है जब h की वैल्यू वेरी स्मॉल हो। अब इस केस में यहाँ पे आपके पास h जो है उसकी वैल्यू है 2 ग्रेटर देन 1, तो आप जब 2 की पावर 5 लेंगे तो बहुत बढ़िया जी। अभी इसी इंटीग्रल को मैं ऐसे लिख लेता हूँ 0 to 4 e raised to power x dx। हम कैलकुलस से जानते हैं कि हम इसको दो इंटीग्रल्स में स्प्लिट कर सकते हैं, 0 to 2 e raised to power x dx एंड देन 2 to 4 e raised to power x dx। अब आप अगर इस इंटीग्रल को अप्लाई करेंगे तो आप देखें कि इंटीग्रल की जो लेंथ है वो 0 to 2 होगी है एंड 2 to 4 होगी है, दो इंटीग्रल्स दोनों की लेंथ 2 है। तो यहाँ पे अब अगर हम h की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आ जाएगी 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 एंड 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। बोथ केसेस में h की वैल्यू आ रही है 1। तो आप देखें कि यहाँ पे h2 आ रहा है अगर हम इस सिंगल पे सिम्पसन्स रूल अप्लाई कर दें, और h1 आ रहा है अगर हम इसको स्प्लिट करके सेपरेटली दोनों पे 1 अप्लाई कर दें, इंटीग्रल सिम्पसन रूल अप्लाई कर दें। इसको मजीद स्प्लिट कर लेते हैं, 0 to 4 e raised to power x dx को हम चार इंटीग्रल में स्प्लिट कर लेते हैं, 0 to 1 e raised to power x dx, 1 to 2 e raised to power x dx, 2 to 3 e raised to power x dx एंड 3 to 4 e raised to power x dx। अगर आप चार इंटीग्रल में स्प्लिट कर लेंगे, नाउ इन दिस केस आपके पास जो वैल्यू ऑफ h आ रही है वो आ जाएगी h इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, आपके पास आ जाएगी 2 बिकॉज हम टू सब इंटरवल में इसको डिवाइड करें, 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 करें, 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 कर लें, 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 कर लें, या आप 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 कर लें। तो चारों इंटेग्रल्स के लिए जो h की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है 1/2 और 1/2 का मतलब है 0.5। अब आप देखें कि यहाँ पे h2 था, अगर हम सिंगल इंटेग्रल कंसीडर करते, इसको 2 में स्प्लिट किया है तो h की वैल्यू 1 हो गई है, 4 में स्प्लिट किया है तो h की वैल्यू 0.5 हो गई है। तो अब आप देखें कि इस केस में जो सिम्पसन रूल होगा उसमें कम एरर अपीयर होगा एज कम्पेयर टू इस इंटेग्रल पे हम डायरेक्टली सिम्पसन रूल जो है वो अप्लाई करते थे। तो इस स्ट्रेटजी से हमें पता क्या चला? इस स्ट्रेटजी से हमें ये अंदाजा हो गया है कि अगर आप सिंगल इंटेग्रल पे सिम्पसन रूल अप्लाई करते हैं तो उससे मल्टीपल इंटेग्रल आप स्मॉल लेंथ के बना लें तो उनकी एक्यूरेसी हायर होगी। अब यहीं पे आप देखें, इस फैक्ट को हम वेरीफाई कर लेते हैं कि हम सिम्पसन रूल अप्लाई करें 0 to 4 e raised to power x dx, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 56.76 और एक्चुअल आंसर था 53.59। तो आप देखें कि अगर 56 3.59 में से आप माइनस कर दें 56.76
तो आपके पास जो एरर आ रहा है वो आ रहा है 3.1714, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट एरर है। इसी के इंस्टेड अगर हम इस इंटेग्रल को दो में स्प्लिट कर लेते हैं, 0 to 2 एंड 2 to 4, और फिर सिम्पसन रूल ईच वन ऑफ देम पे सेपरेटली अप्लाई करें, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 53.86। अब अगर हम 53.59815 इसमें से 53.86385 को सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास जो एरर आ रहा है वो आ रहा है -0.26570। तो आप देखें कि एब्सोल्यूट एरर -3 से कम होके, यानी कि 3 से कम होके 0 पे आ गया, 0.2 पे आ गया। तो हमने सिग्निफिकेंटली एरर को स्मॉल कर लिया है बाय स्प्लिटिंग अप आवर इंटीग्रल। इसी इंटीग्रल को आप 4 इंटीग्रल में स्प्लिट कर लें और फिर इस पे वैल्यू कैलकुलेट करें, तो आंसर आता है 53.61622। तो अब आप देखें कि आप एक्चुअल वैल्यू जो थी 53.59815 में से ये वैल्यू माइनस कर दें 53.61622, तो आपके पास जो एरर आ रहा है वो आ रहा है -0.018। तो आपने 4 इंटीग्रल्स में स्प्लिट करके एरर को फर्दर जो है वो क्या कर लिया, रिड्यूस कर लिया। तो इस पूरे प्रोसीजर से हमें अंडरस्टैंड क्या हुआ, इस पूरे प्रोसीजर से हमें अंडरस्टैंड ये हो रहा है कि हम अपने एरर को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं कि अगर आप इंटीग्रल को सेवरल स्मॉल लेंथ के इंटीग्रल्स में स्प्लिट कर लें, तो उस केस में आपके पास जो एरर है वो रिड्यूस हो जाता है। अब इसी चीज़ को हम जनरलाइज करते हैं कि लेट्स से मेरे पास a to b f of x dx है और मैं उसको स्प्लिट करके लिखना चाहता हूँ, तो मेरे पास क्या फार्मूला बन जाएगा। तो लेट्स कंसीडर कि हमारे पास इंटीग्रल है a to b f of x dx, इस पे हम सिम्पसन्स अप्लाई करना चाहते हैं। जी बेटा। सर ये जो इंटीग्रल में ब्रेक कर रहे हैं, ये वही काम हो गया ना जो कल हम इंटरवल बना रहे थे, यानी ये इंटीग्रल में कन्वर्ट करना या ब्रेक करना है, वही बात होगी ना कि छोटे इंटरवल हम बना रहे हैं। बिल्कुल वही बात होगी। ठीक है सर। ये चीज हमने डिस्कस की है। जी सर। मैंने कहा ये फार्मूला कंपोजिट वाला हमने कल डिस्कस किया था। सर नहीं, ओके, ये नहीं किया था। नहीं किया, चले। तो लेट्स से कि हमारे पास a to b f of x dx को हमने डिवाइड करना है। मैं इसको डिस्क्रिटाइज कर देता हूँ, x0, x1, x2, x3 एंड सो ऑन। आपके पास आ जाएगा xn-2, xn-1 एंड xn। अब यहाँ पे हमारे पास हमने x0 को a अज्यूम कर लिया है और xn को b कर लिया। सिम्पसन रूल अप्लाई करने के लिए आप देखें हमें सेकंड ऑर्डर का लैग्रांज पॉलिनोमियल बनाना पड़ता है, और सिम्पसन रूल का फार्मूला है हमारे पास x0 to x2 f of x dx is equals to h by 3 times f of x0 plus 4 times f of x1 plus f of x2। ये हमारे पास फार्मूला है। अब यहाँ पे आप देखें कि इसका मतलब है कि x0 से लेके x2 नोड्स तक एक इंटीग्रल बनेगा, फिर x2 से लेके x4 नोड तक हमारे पास अनदर इंटीग्रल बनेगा। तो हम दो सब इंटरवल्स को मर्ज करेंगे, इस सब इंटरवल और इसको मर्ज करके एक इंटीग्रल बनाएंगे। अब अगर मेरे पास n नंबर ऑफ इंटरवल्स हैं, सब इंटरवल्स, आप देखें तो उस केस में हाफ नंबर ऑफ इंटीग्रल बनेंगे, यानी कि इफ देयर आर, मैं यहां पे लिख लेता हूं, इफ देयर आर n सब इंटरवल्स, तो मेरे पास इट विल प्रोड्यूस हाफ नंबर ऑफ इंटीग्रल्स। ये बात क्लियर हुई है कि आप हर दो सब इंटरवल को मर्ज करेंगे तो आपके पास एक इंटीग्रल बनेगा x0 to x2, यानी कि इन दो सब इंटरवल्स को मर्ज करके एक इंटीग्रेशन या एक इंटीग्रल बन गया। ये बात क्लियर होगी। सर लेकिन एक छोटी सी यहाँ बात ज़हन में आ रही है कि कल तक तो हम ये कह रहे थे ना कि हम मतलब ये x0 और xn हम अपने नोड्स बढ़ाते जा रहे थे तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ रही थी। तो इंटीग्रल की लिमिट्स जो हैं वो
0 से n तक ही थी, लेकिन अब हम बिल्कुल उन लिमिट्स को ब्रेक करके मतलब ज़्यादा इंटेग्रल्स बना रहे हैं, तो इसमें क्या ख़ास बात है? कि यहाँ पे आपने देखा है कि अगर मैं इस इंटेग्रल को एज ए सिंगल इंटेग्रल के तौर पे सॉल्व करूँ तो एरर ज़्यादा आता है और बड़ा ज़्यादा आ रहा है 3.17। और अगर मैं इसको स्प्लिट करूँ छोटे लेंथ के सेवरल इंटेग्रल्स में तो आपके पास एरर जो है वो कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल इंटेग्रल पे सिम्पसन रूल अप्लाई करने से बेहतर है कि मैं एक इंटेग्रल को मल्टीपल इंटेग्रल में स्प्लिट कर लूँ और फिर हर इंटेग्रल पे सिम्पसन रूल अप्लाई करूँ। तो सर ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए या मतलब हर किस्म के फंक्शन के लिए? हर किस्म के फंक्शन के लिए। देखिए मैंने एक्सपोनेंशियल से पहले एक जनरल फंक्शन यहाँ पे आप बेशक e की पावर x की जगह f ऑफ x कर लें तब भी ये बात जो है वो होल्ड करेगी। अगर आप एक्सपोनेंशियल की जगह कोई भी फंक्शन कर लेंगे तो इवन स्टिल दिस थिंग विल होल्ड। बेटा एक मिनट होल्ड कीजिए। अच्छा, अब देखिए बेटा जो बात आप पूछ रहे हैं उस बात को एक और तरीके से भी क्लियर किया जा सकता है। वो ये है कि उसमें और इस टेक्निक में फ़र्क है। वहाँ पे हम एक ही क्वाड्रेचर का फार्मूला जो है उसको ऑर्डर डिफरेंट कर रहे थे। यानी कि पहले क्वाड्रेचर n1 का फार्मूला हम यूज़ कर रहे थे, फिर हमने उसका ऑर्डर बढ़ा के 2 कर दिया, फिर 3 कर दिया एंड ऑर्डर बढ़ा रहे थे। वो जो नंबर ऑफ नोड्स बढ़ रहे थे वो फार्मूला चेंज करने से बढ़ रहे थे। अब जो हम करने जा रहे हैं उसमें हम फार्मूला यही रखेंगे, इस फार्मूले में नंबर ऑफ नोड्स को इंक्रीज करेंगे। मेरी बात आप क्लियर होगी? हाँ जी, हाँ जी। ये डिफरेंस है दोनों। इसमें एक और बात भी तो है कि हमने कल बात की थी कि अगर हमारा हमारे हमारे पॉलिनोमियल का ऑर्डर 3 है या 3 से कम है तो सिम्पसन उसकी एग्जैक्ट वैल्यू देता है, तो फिर तो हमें बिल्कुल उसको ठीक, इंटरवल बनाने की जरूरत नहीं है ना, यानी फिर हमें कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। नहीं करने की जरूरत, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो हम a से n तक मल्टीपल सब इंटेग्रल्स डेवलप कर रहे हैं। तो अगर n नंबर ऑफ सब इंटरवल्स होंगे तो ये हर दो सब इंटरवल्स को जोड़ के कंबाइन करके एक इंटेग्रल बनाएगा। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास n नंबर ऑफ सब इंटरवल्स होंगे तो उस केस में n/2 इंटेग्रल्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे। अब आप देखो कि n/2 इंटेग्रल्स बनाने हैं तो इसकी वैल्यू तो इंटीजर होनी चाहिए, और ये इंटीजर वैल्यू ओनली पॉसिबल है कि जब n जो है वो इवन हो, क्योंकि अगर वो इवन होगा तो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये है कि n शुड बी इवन, कि हमारे पास कंपोजिट रूल अगर हमने डेवलप करना है सिम्पसन्स के लिए तो उसके केस में n का इवन होना जरूरी है, क्योंकि वो इवन होगा तो आपके पास n/2 इंटेग्रल्स बिल्ड होंगे। अगर वो ऑड होगा तो फिर आपके पास एग्जैक्ट इंटीग्रेशन उस कंप्लीट डोमेन में नहीं हो रही होगी, आपके पास कंप्लीट इंटेग्रल नहीं डेवलप हो रहा होगा। तो इस केस में अब हम लेट से अपनी डोमेन को रिड्यूस कर लेते हैं, x a टू b को हम मल्टीपल इंटेग्रल्स में स्प्लिट करते हैं। तो अगर मैं स्प्लिटिंग करूं तो मेरे पास क्या बन जाना चाहिए, सॉरी आई शुड यूज इरेजर हियर। ओके, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, मुझे एक स्लाइड ऐड करनी है इसमें।
want to add a slide here. तो हमारे पास जो इंटेग्रल है इसको अब हम मल्टीपल इंटेग्रल में लिखते हैं. लिखते कैसे? मेरे पास इंटेग्रल है a to b f of x dx और ये इंटेग्रल बेसिकली बन जाता है x नॉट टू xn. अब f of x dx इसको हम सेवरल इंटेग्रल्स में डिवाइड करते जाते हैं. x नॉट टू x2 f of x dx, क्योंकि हमें तीन नोड्स को कंबाइन करना है, x नॉट x1 एंड x2 सिम्पसन रूल के लिए, प्लस फिर आ जाएगा x2 टू x4 f of x dx, फिर आ जाएगा हमारे पास x4 टू x6 f of x dx एंड प्लस सो ऑन. हम चलते जाएंगे ऐसे ही. अब आप देखेंगे यहाँ पे जितने सब्सक्रिप्ट्स आ रहे हैं वो इवन आ रहे हैं, नॉट 2 2 4 4 6. तो इसका मतलब है कि हमारे पास xn-2 टू xn, और इसमें भी अगेन कंडीशन वही होगी कि xn शुड बी इवन, तो n शुड बी इवन. अब इस पे हम सिम्पसन रूल अप्लाई कर देते हैं. सिम्पसन रूल जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? x नॉट टू x2 हमारे पास बन जाएगा h/3 टाइम्स f of x नॉट प्लस 4 टाइम f of x1 प्लस f of x2 प्लस h/2 टाइम्स f of x2 प्लस 4 टाइम f of x3 प्लस f of x4. सिमिलरली आप नेक्स्ट इंटीग्रल पे जब अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इट इज h/3. फार्मूला सिम्पसन का ही हम अप्लाई कर रहे हैं. तो f of x3 not x3 x4 f of x4 प्लस 4 टाइम f of x5 प्लस f of x6, ये बन जाएगा प्लस ऑन, प्लस हमारे पास आ जाएगा h/3 टाइम्स f of xn-2, लास्ट इंटीग्रल पे आ गए, प्लस 4 टाइम f of xn-1 एंड लास्ट वैल्यू आ गई f of xn. अब आप इन सब को सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास h/3 सबसे कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं. तो क्या बन जाएगा? हमारे पास फार्मूला बन जाएगा f of x नॉट प्लस 4 टाइम f of x1 प्लस, आप देखें f of x2 यहाँ पे भी अपीयर हो रहा है, यहाँ पे अपीयर हो रहा है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 2 टाइम f of x2 प्लस फिर आ जाएगा f of x3 4 टाइम f of x3, फिर आपके पास आ रहा है x4, यहाँ पे भी अपीयर हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, दोनों ऐड हो जाएंगे 2 टाइम f of x4 प्लस सो ऑन, या लिख लेते हैं 4 f of x5 प्लस सिमिलरली x6 नेक्स्ट इंटीग्रल में भी अपीयर हो रहा होगा तो 2 f of x6 प्लस ऑन, प्लस हमारे पास आ जाएगा 4 टाइम f of xn-1 एंड प्लस f of xn. अब ऐसा हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हमने ऑब्जर्व किया है जो पहली और लास्ट टर्म है उनके कोफिशिएंट 1 है, x नॉट एंड f of xn, इनके कोफिशिएंट 1 है. जितनी ऑड इंडेक्स की टर्म्स हैं x1 x3 x5 उनके कोफिशिएंट 4 है, और जितनी इवन इंडेक्स की टर्म्स हैं वो 2 के कोफिशिएंट के साथ अपीयर हो रही है. तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास जो जनरल फॉर्म इसकी बिल्ड हो रही है वो ऐसी हो रही है कि जितने नोड्स हैं वो ऑड इंडेक्स के साथ आ रहे हैं उनका कोफिशिएंट 4, जितने इवन इंडेक्स के साथ आ रहे हैं उनका कोफिशिएंट 2, और पहले और लास्ट इंडेक्स जो नोड्स हैं उनका कोफिशिएंट हमारे पास हो जाएगा 1. अब यहाँ पे आप देखें तो ये आपके पास आ गया x नॉट टू xn. तो हर दो सब इंटरवल्स को मर्ज करके एक इंटीग्रल हम बिल्ड करते जाएंगे. तो लेट्स से मैं मिड में कोई एक जनरल इंटीग्रल ले लेता हूँ. अब वो जो जनरल इंटीग्रल है उसमें जो इंडेक्स है स्टार्टिंग और एंड पॉइंट ये दोनों इवन होंगे. क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे डिवीजन देख लें कि हमारे पास स्टार्टिंग और एंड वाले दोनों नोड्स जो हैं वो इवन होते हैं. तो इसका मतलब है कि आप उनको 2 का मल्टीपल ले लें तो हमारे पास इंटीग्रल बन जाएगा 2j-2 टू 2j, ये जनरल फॉर्म बन जाएगी f of x dx. और अब आप इसमें देखें कि जो इवन इंडेक्स की टर्म्स हैं वो आ जाएंगे f of x 2j-2 प्लस 4 टाइम f of x 2j-1, और लास्ट आपके पास आ जाएगी f of x 2j. अब और इस पे जो इंटीग्रल्स हैं ये इंटीग्रल क्योंकि हमारे पास हाफ हो जाते हैं टू द लेंथ ऑफ इंटरवल से,
नंबर ऑफ इंटरवल से, तो 1 से लेके n/2 तक समेशन चली जाएगी। इसका मतलब है कि आपने एक इंटेग्रल को n/2 नंबर ऑफ इंटेग्रल्स में स्प्लिट कर दिया, और हर सब इंटेग्रल पे आपने सिम्पसन्स 1/3 रूल जो है वो अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप इस समेशन को एक्सपेंड करें, तो जो ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पे जनरेट की है कि जो इवन इंडेक्स वाली हैं वो 2 के मल्टीपल हैं, जो ऑड वाली हैं 4 का है, तो हम जनरली क्या लिख सकते हैं? हम जनरली ये लिख सकते हैं कि h/3 कॉमन आ जाएगा, ये समेशन अंदर आ जाएगी। जो भी नोड इवन इंडेक्स के साथ है, 2 का मल्टीपल है 2j, वो 2 का मल्टीपल है, और जो ऑड इंडेक्स के साथ है 2j-1, वो हमारे पास 4 का मल्टीपल है। और x0 एंड xn जो हमारे पास फर्स्ट और लास्ट नोड है, उनका कोफिशिएंट हमारे पास 1 आता है। तो ये हमारे पास कंपोजिट सिम्पसन रूल बन गए। अब कंपोजिट सिम्पसन रूल की अगर हम ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी देखें, तो वो हमारे पास बन रहा है h⁻⁴, और अगर हम एक्चुअल सिम्पसन रूल की देखें तो उसकी एक्यूरेसी थी ऑर्डर ऑफ h⁻⁵। तो ये एक्यूरेसी रिड्यूस क्यों हुई? यहाँ पे ये जो एरर है ये हर सब इंटरवल पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे जो म्यू है ये पूरी लेंथ ए और बी के लिए, फॉर द होल लेंथ ए एंड बी। तो ये डिफरेंस है। जब आप इससे इसमें कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास जो ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी है वो रिड्यूस होके 4 आ जाता है। दो के कंपोजिट सिम्पसन रूल में ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी h⁻⁴ हो गया एज कंपेयर टू h⁻⁵, जो कि स्टैंडर्ड सिम्पसन रूल में था। लेकिन ये रेट्स जो हैं वो कंपेरेबल नहीं है। वजह, क्योंकि ऑर्डिनरी सिम्पसन्स में आपको पता है कि b-a/2 ही होना है, क्योंकि आपके पास सिम्पसन्स रूल में 3 नोड्स यूज होते हैं और 2 सब इंटरवल कंस्ट्रक्ट होते हैं। आपको याद हो तो हमने कल काफ़ी एग्जांपल्स डिस्कस किए 1/3 रूल अप्लाई करके। तो वहाँ पे आपके पास n2 होता है, इस केस में n2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप देखें, आप हर इंटेग्रल को स्प्लिट कर रहे हैं इनटू मल्टीपल इंटेग्रल्स, और हर इंटेग्रल की जो लेंथ है वो आपके पास b-a/2 नहीं है, बल्कि आप देखें कि इस इंटेग्रल की लेंथ जो है x2j-2 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे एक्चुअली हम एक, यहाँ पे सिम्पसन्स रूल में सिर्फ 2 सब इंटरवल्स में डिवाइड करते थे, जबकि इस केस में हमने n सब इंटरवल्स में इसको क्या कर दिया, लेंथ को डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे h की वैल्यू जो है वो हमारे पास इक्वल है b-a/n। तो ये डिफरेंस है सिम्पसन रूल और कंपोजिट्स में। अब आप देखें, जितनी बड़ी वैल्यू आप लेंगे तो उतनी आपके पास h स्मॉल होता जाएगा, जबकि इस केस में आपके पास h की कांस्टेंट वैल्यू आनी थी। तो आप कंपोजिट सिम्पसन रूल में जितने ज्यादा नंबर ऑफ सब इंटरवल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, उतनी वैल्यू ऑफ h जो होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। जस्ट ओनली रिस्ट्रिक्शन है कि n जो है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। सिमिलर लाइंस पे कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल भी लिखा जा सकता है। कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल क्या है? वो भी इसी तरह कि हम एक इंटेग्रल को मल्टीपल इंटेग्रल्स में स्प्लिट कर लेंगे, और फिर हर सब इंटेग्रल पे कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई कर दें। तो उस केस में हमारे पास जो फार्मूला बनता है वही बन जाता है h/2 टाइम f(x0), जो कि a के इक्वल है, प्लस तमाम नोड्स जो हैं वो 2 का मल्टीपल होंगे। तो यहाँ पे और सिम्पसन में फ़र्क है, 2 फ़र्क है। नंबर 1 तो ये कि सिम्पसन्स में नंबर ऑफ इंटरवल्स शुड बी इवन की कंडीशन थी, ट्रेपेजॉइडल रूल में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और सेकंड, हमारे पास फर्स्ट और लास्ट नोड को छोड़ के बाकी तमाम नोड्स का कोफिशिएंट 2 होगा, जबकि सिम्पसन्स के केस में जो इवन इंडेक्स कोफिशिएंट नोड्स थे उनका फंक्शन के इंडेक्स 2 था, और जो ऑड इंडेक्स के नोड्स थे उन पे फंक्शन का कोफिशिएंट जो है वो 4 था। तो ये दो आपके पास मेजर डिफरेंस हैं कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल और सिम्पसन रूल में। अब हमने अप्लाई करना है यूज कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल विद द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ n टू अप्रोक्सीमेट द इंटीग्रल दिस g। तो इसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए, g को अप्रोक्सीमेट करने के लिए हमने कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करना है। तो हमारे पास इंटीग्रल है 3 to 5 1 डिवाइडेड बाय x² - 4 टाइम्स dx। अब आप देखें कि हम डायरेक्टली फार्मूला लिख लेते हैं, और हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि n की वैल्यू 8 है। तो इसका मतलब है कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो हैं वो x0 से लेके x8 तक बिल्ड होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बिल्ड कर रहा हूँ तो x0
x1, x2, x3 एंड सो ऑन हमारे पास x7 एंड x8। अब x0 नोड जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है 3 और x8 नोड जो है वो एंडिंग पॉइंट है आपके पास 5। यहाँ पे अब h की वैल्यू आपके पास आनी है b माइनस ए डिवाइडेड बाय n। तो आप यहाँ पे देखें b है आपके पास 5, a है आपके पास 3 और n की वैल्यू आपको गिवन है कि आप 8 सब इंटरवल्स में डिवाइड कर ले। तो ये हमारे पास आ जाती है 2/4 और 2/4 का मतलब है आपके पास 0.5। तो h की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0. नहीं सॉरी 5 माइनस 3 2/8 है, तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाती है 0.25। दिस इज 0.25। अब h की वैल्यू 0.25 आ गई, तो इसका मतलब है ये 3 है, नेक्स्ट नोड 3.25 है, फिर 3.50 होगा, फिर 3.75 होगा एंड सो ऑन। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4.75 और फिर 5 आ जाएगा। अब इस इंटेग्रल में आप कंपोजिट ट्रिपेजॉइडल रूल अप्लाई करना चाहते हैं और कंपोजिट ट्रिपेजॉइडल रूल हम पहले लिख लेते हैं h/2 टाइम्स। अभी हमने डिस्कस किया है कि फर्स्ट नोड का कोफिशिएंट 1 होता है, बाकी तमाम के कोफिशिएंट 2 होंगे, तो 2 टाइम्स f of x1, 2 times f of x2, 2 times f of x3, 2 times f of x4, 2 times f of x5, 2 times f of x6, 2 times f of x7 और हमारे पास लास्ट नोड है x8, तो आपके पास उसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया कंपोजिट ट्रिपेजॉइडल रूल का। अब इस फार्मूले में हमें h की वैल्यू रिक्वायर्ड है जो कि हमने फाइंड कर ली है, फिर हमें फंक्शन की वैल्यूज रिक्वायर्ड है इन तमाम नोड्स पे, तो वो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी h/2 टाइम्स सॉरी हमें h की वैल्यू नोन है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। पहले h की वैल्यू h है हमारे पास 0.25, तो h इज 0.25 डिवाइडेड बाई 2 f of x0। अब x0 की वैल्यू हमारे पास 3, 2 टाइम्स f of x1, x1 की वैल्यू हमारे पास 3.25 एंड फिर हमारे पास है f of 3.5, फिर आपके पास हो जाएगा नेक्स्ट नोड की वैल्यू हो जाएगी 3.75 क्योंकि आप 0.25 ऐड करते जा रहे हैं, तो 0.25 5 75 एंड नेक्स्ट 4 हो जाएगा, 2 टाइम्स f of 4, फिर 4.25, तो हर नेक्स्ट नोड में 0.25 ऐड होता जा रहा है, 2 टाइम्स f of 4.5 प्लस 2 टाइम f of 4.75 एंड लास्ट हमारे पास आ जाता है f of 5। तो हमने नोड्स की वैल्यूज पुट कर दी। अब फंक्शन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं, तो हमारे पास ये जो इंटेग्रल है ये बन जाएगा, दैट इंटेग्रल विल बी 0.125 क्योंकि आप 2 से डिवाइड कर देंगे। f of 3 जो है वो आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह आप 3.25 पुट कर दें, 3.25 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3.5 पुट कर दें, 3.5 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 3.75 माइनस 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 पुट कर दें, तो आपके पास आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4.25 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4.5 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4.75 स्क्वायर माइनस 4 एंड लास्ट हमारे पास आ जाएगा दैट विल बी अब क्योंकि लास्ट है तो उसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, तो दैट विल नॉट बी 2। तो हमारे पास लास्ट आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय
यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर -4, ये आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर की मदद से क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें बेटा किसी को कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो अगर मैं क्विक रिव्यू कर दूं तो सबसे पहले आपने ये करना है कि जितने n की वैल्यू गिवन है उतने आपने यहाँ पे नोड्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो n 8 है तो x नॉट से लेके x 8 तक इंडेक्स बना लें, नोड्स कंस्ट्रक्ट कर लें। उसके बाद आपने h की वैल्यू फाइंड करनी है, n आपको गिवन है तो जो इंटेग्रल की लिमिट्स हैं b माइनस ए डिवाइडेड बाई n कर दें, h की वैल्यू आ जाएगी। वो h की वैल्यू आप नोड्स में ऐड करते जाएं, x नॉट में h ऐड करेंगे x1 आ जाएगा, फिर h ऐड करेंगे x2 आ जाएगा, एंड सो ऑन चलते हैं। तमाम नोड्स की वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी। आपने अपना कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल का फार्मूला लिख लेना है, h/2 टाइम्स कॉमन आ जाएगा। पहला और लास्ट नोड का कोफिशिएंट 1 होगा, बाकी तमाम बिटवीन नोड्स का कोफिशिएंट 2 होगा। फिर आप इस नोड वैल्यूज को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें और उसे अपने गिवन फंक्शन में सब्सटीट्यूट करते जाएं तो आपके पास ये फाइनल फॉर्म आ जाती है जिसको आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर ये आप लोगों को क्लियर हो गया तो फिर हम आ जाते हैं कि इसी को अगर हम कंपोजिट सिम्पसन रूल से सॉल्व करें तो फिर क्या कर सकते हैं। कंपोजिट सिम्पसन रूल में हमारे पास इंटेग्रल है 3 to 5 और 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx, इसी को सॉल्व करना है। 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 dx, इसको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग इसको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग कंपोजिट सिम्पसन रूल और हमें गिवन है कि n 8 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेपेजॉइडल रूल में तो n का कोई इशू नहीं है, तो हमने सबसे पहले सिम्पसन रूल अप्लाई करने से पहले ये देखना होता है कि n की वैल्यू जो है वो हमारे पास इवन होनी चाहिए। तो इस केस में वो इवन है, इसका मतलब है हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इस इंटेग्रल को वंस अगेन जो बात हमने स्टार्ट में की कि सबसे पहले आप अपने नोड्स को डिस्क्रिटाइज कर लें, x नॉट, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 एंड x8। जो फर्स्ट नोड है इसकी वैल्यू हमारे पास है 3 और x8 की वैल्यू है हमारे पास 5। तो 3 से लेके 5 तक आ गए। अब हमें बीच वाले जो नोड्स हैं उनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वंस अगेन h की रिक्वायरमेंट है और h हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 8। तो वंस अगेन h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.2। ये वैल्यू आ गई। अब आप इन तमाम नोड्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लें तो 0.25 ऐड करते रहें, 3.25, 3.5, 3.75, 4, 4.25, 4.5, 4.75 एंड 5। तो आपके पास तमाम नोड्स की वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब ये कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ पे सिम्पसन्स का कंपोजिट फार्मूला लिख लें जो कि हमारे पास है h/3 टाइम्स हम f ऑफ x नॉट से स्टार्ट करेंगे जिसका कोफिशिएंट 1 होगा। जो ऑड इंडेक्स की टर्म्स है उनका कोफिशिएंट 4 होगा, 4f ऑफ x1। जो इवन इंडेक्स की टर्म्स है उनका कोफिशिएंट 2 होगा, 4f ऑफ x3। और आप देखें जो लास्ट नोड होगा उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ x 8। तो ये हमारे पास सिम्पसन का कंपोजिट फार्मूला। अब इसमें h और वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। h आपके पास है 0.25 डिवाइडेड बाय 3 और f ऑफ x नॉट, f ऑफ x नॉट का मतलब है 3, फिर आपके पास 4 टाइम f ऑफ 3.25 प्लस 2 टाइम f ऑफ 3.5 प्लस 4 टाइम f ऑफ 3.75 प्लस 2 टाइम f ऑफ 4 प्लस 4 टाइम f ऑफ 4.25 प्लस 2 f ऑफ 4.5 एंड प्लस
4 टाइम एफ ऑफ 4.75 और लास्ट जो है वो आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ 5। फार्मूले में x की वैल्यू आ गई। अब यही वैल्यूज आप इस फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 3 इनटू 1 डिवाइडेड बाय आपकी x की वैल्यू 3 है तो 3 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे आ जाएगा 3.25 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3.5 स्क्वायर minus 4 plus 4 divided by square root of 3.75 square minus 4 plus 2 divided by 4 square minus 4 plus 4 divided by square root of 4.25 square minus 4 plus 2 divided by square root of 4.5 square minus 4 plus 4 divided by 4.75 square minus 4 एंड लास्ट हमारे पास आ गया एफ ऑफ 5 तो 1 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर माइनस 4, ये हमारे पास बन गया। अब आप देखें इसको आप कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई द कंपोजिट सिम्पसन रूल। वंस अगेन मैं अपना पॉइंट दोबारा क्लियर कर दूं कि कंपोजिट और पहले वाले में डिफरेंस क्या है। अगर इसी प्रॉब्लम को मैं पहले वाली अप्रोच से सॉल्व करता तो मैं क्या करता, बट इट शुड बी 3 to 5, यानी कि ये हमने कंपोजिट रूल अप्लाई किया टू मेक माय पॉइंट क्लियर, कंपोजिट रूल, और ये सिम्पसन्स 1/3 का कंपोजिट रूल है। और अगर इसकी जगह अब यहाँ पे मैं सिम्पसन्स 1/3 रूल अप्लाई कर दूँ तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा। अब यहाँ पे अगर सिम्पसन्स का 1/3 रूल आप सिंपली अप्लाई करते √x² - 4 dx तो ये हमारे पास होता क्या, एक नोड होता है x0, एक नोड बनता है x1, एक नोड बनता है x2, ओनली 3 नोड्स बनते। h की वैल्यू हमारे पास होती है 5 - 3 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे आंसर हमारे पास आ जाता है h की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 1। तो ये हमारे पास बन जाता है h/3 टाइम्स f of x0 प्लस 4 टाइम f of x1 प्लस f of x। तो ये फार्मूला हमारे पास बन जाता है। अब आप देखें कि यहाँ पे h1 है, यहाँ पे h 0.25 है, तो ऑब्वियसली जहाँ पे 0.25 है उसकी एक्यूरेसी आपके पास हायर होगी। जी बेटा, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके चलें, इन केस अगर कोई क्वेरी नहीं है तो हम आगे चलते हैं। हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन इज डिफाइंड बाय पीस वाइज फॉर्म में और वो अपनी वैल्यूज जो वो चेंज कर रहा है। 0 से 0.1 पे डिफरेंट फंक्शन है, 0.1 से 0.2 पे डिफरेंट फंक्शन है, 0.2 से 0.3 पे डिफरेंट फंक्शन है। तो हमारे पास 3 फंक्शन की वैल्यूज हैं ऑन डिफरेंट इंटरवल्स पे, 0 से 0.1, 0.1 से 0.2 एंड 0.2 से 0.3। तो इस केस में हमें सबसे पहले पार्ट में कहा गया इन्वेस्टिगेट द कंटिन्यूटी ऑफ द डेरिवेटिव्स ऑफ f। तो क्या आप देख के मुझे बता सकते हैं कि क्या 0.1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है? यस सर, कंटिन्यूस। जी बेटा, कि 0.1 पे कंटिन्यूस है? जी सर। क्या आप पुट कर दें 0.1 की क्यूब वैल्यू आ जाएगी 0.001 और +1 करेंगे तो 1.001 आ जाएगा। और सेकंड में अगर आप यहाँ पे 0.1 पुट करते हैं तो ये तमाम जो हैं ये 0 हो जाएंगे, तो इसका मतलब है 1.001। तो दोनों वैल्यूज 0.1 पे इक्वल आ रही हैं, तो देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट 0.1। तो कंटिन्यूटी हम इजीली एग्जामिन कर सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल पे। हम अप्लाई करना चाहते हैं कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल विद n = 6। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट और क्लियर करता चलूं कि ट्रेपेजॉइडल के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स ही बने। तो n6 भी हो सकता है, n5 भी हो सकता है, इट डजंट मैटर। कोई नेसेसिटी नहीं है कि आप उसके हमेशा ही इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स जो हैं वो बिल्ड कर रहे हो। लेकिन सिम्पसन्स के लिए जरूरी है कि n आपके पास इवन होना चाहिए। सर ये एक दफा दोबारा बता, सिम्पसन के लिए एक इवन क्यों जरूरी है? सिम्पसन्स के लिए इवन इसलिए जरूरी है कि हम दो सब इंटरवल्स को कंबाइन कर रहे थे यहाँ पे।
आप देखें कि हमें दो सब इंटरवल्स को कंबाइन करके एक सब इंटेग्रल बनाना पड़ा था। तो अगर नंबर ऑफ सब इंटरवल्स इवन नहीं होंगे तो आपके पास इंटेग्रल्स नहीं बिल्ड हो सकते। मेरी बात क्लियर हुई? जी जी। जी जी। कि अगर n यहाँ पे इवन नहीं होगा तो आप 2 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर वैल्यू नहीं आती। सही। हाँ जी ठीक है सर, ठीक है। तो इसलिए n का इवन होना सिम्पसन्स के लिए जरूरी है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करना चाहते हैं और n 6 है तो लेट्स स्टार्ट विद द सेम गेम अगेन x0 x1 x2 x3 x4 x5 एंड x6। तो हमने डिस्क्रिटाइज कर लिया इसको। अब यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर 0.3 तक। तो h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.3 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6। तो अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आई थिंक दैट कम्स आउट टू बी 0.05। तो h की वैल्यू आ रही है 0.05। इसका मतलब है x0 0 होगा, x1 0.05 होगा, x2 0.1 होगा, ये 1.5 हो जाएगा, सॉरी 0.15 हो जाएगा, ये आपके पास 0.2 हो जाएगा, ये 0.25 हो जाएगा और ये 0.3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास नोड की वैल्यूज आ गई। अब इस इंटीग्रल को हमने लिख लेना है यहाँ पे। तो हमारे पास जो ट्रेपेजॉइडल रूल का फार्मूला है 0 to 0.3 f of x dx वो इक्वल होता है हमारे पास 0 h by 2 times f of x नॉट प्लस बाकी तमाम नोड्स के कोफिशिएंट जो होता है वो 2 होगा। तो 2f of x1 प्लस 2f of x2 प्लस 2f of x3 प्लस 2f of x4 प्लस 2f of x5 एंड लास्ट हमारे पास आ जाएगा जस्ट f of x6। अब यहाँ पे h by 2 times f of x naught 2f of x1 2f of x2 2f of x3 2f of x4 और ये आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास जो आप डिवाइस कर रहे हैं नोट्स, यहाँ पे फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। 0 से 0.1 तक ये फंक्शन है, 1.1 से 0.2 तक ये फंक्शन है, 0.2 से 0.3 तक ये फंक्शन है। तो अब हम इसमें नोट पुट करते हैं। नोट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, h की वैल्यू है हमारे पास 0.05 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गई। f ऑफ x नॉट, x नॉट पुट किया 0 आ गया। 2 टाइम्स f ऑफ x1 पुट करेंगे तो 0.05 आ जाएगा। f ऑफ x2 पुट करेंगे तो 0.01 आ जाएगा, सॉरी 0.1 आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स f ऑफ 0.15 आ जाएगा, फिर 2 टाइम्स f ऑफ 0.2 आ जाएगा, प्लस 2 टाइम्स f ऑफ 0.25 आ जाएगा और प्लस f ऑफ 0.3 आ जाएगा। अब यहाँ पे ट्रिक है। ट्रिक है कि आप देखें कि फंक्शन की वैल्यू हमें 0 पे कैलकुलेट करनी है। अब फंक्शन 0 पे जो है वो एक्चुअली ये वाला फंक्शन है। तो इसका मतलब है कि हम जब ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेस जनरेट कर लेता हूँ लिखने के लिए 0.05 डिवाइडेड बाय 2। तो आप 0 पुट करेंगे 0 क्यूब प्लस 1 में, तो यहाँ पे आपके पास पहली वैल्यू आ जाएगी, प्लस 2 टाइम्स 0.05 वो भी इस डोमेन में लाई करता है 0 से 0.1 के दरमियान, तो वो भी इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स 0.05 क्यूब प्लस 1। फिर आप 0.1 पुट कर रहे हैं तो वो भी इसी डोमेन में क्योंकि लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 0.1 क्यूब प्लस 1, नो इशू। प्लस नेक्स्ट है आपके पास 0.15। अब आप देखें 0.15 0.1 से बड़ा है तो इसका मतलब है फंक्शन चेंज हो गया और अब आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है, सेकंड वाला। तो यहाँ पे आप जो फंक्शन की वैल्यू आ जाएंगी वो चेंज हो जाएगी 2 टाइम्स। अब आप यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा लें 1.001 प्लस आपने x की जगह 0.15 पुट करना है तो 0.03 इंटू 0.15 माइनस 0.1 प्लस 0.3 इंटू आपके पास हो जाएगा 0.15 माइनस 0.1 स्क्वायर प्लस आपके पास हो जाएगा 2 टाइम्स 0.15 माइनस 0.1 क्यूब।
ये आपके पास वैल्यू आ गई एफ एट 0.15। अब हमने 0.2 पे देखना है, तो अब आप देखें 0.2 पे भी यही फंक्शन है, ये भी आप यूज कर सकते हो और ये भी कर सकते हो, क्योंकि 0.2 पे दोनों इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल का साइन है, यहाँ भी इक्वल था, तो इसका मतलब है दोनों में से कोई फंक्शन भी आप यूज कर सकते हैं। तो लेट्स से हम 0.2 पे ये वाला कर लेते हैं, वजह इसकी कोई रीजन नहीं है, आप ये भी कर ले तो आंसर वही आना है। जस्ट ओनली रीजन ये कि जब 0.2 पुट करेंगे तो ये तीनों वैल्यू जीरो हो जाएंगी, 0.2 माइनस 0.2 जीरो हो जाएगा, तो 1.009 आ जाएगा। तो मैं जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए ये यूज कर रहा हूँ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.009, और नेक्स्ट तीनों टर्म्स जो है वो जीरो हो जाएंगी 0.2 पे आके। फिर आ जाए 0.25 पे, तो 0.25 पे हमने यही फंक्शन यूज करना है, तो आप इसमें पुट कर दें 1.009 प्लस 0.15 इंटू 0.25 माइनस 0.2 एंड प्लस 0.9 इंटू 0.25 माइनस 0.2 स्क्वायर 0.2 स्क्वायर प्लस आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स 0.25 माइनस 0.2 क्यूब, ये आपके पास आ जाएगा। लास्ट वैल्यू आ गई आपका 0.3, तो ऑब्वियसली 0.3 में यही वाला फंक्शन यूज होना है। अब आपके पास आ जाएगा 1.009 प्लस 0.15 टाइम्स 0.3 माइनस 0.2 प्लस 0.3 माइनस 0.2 स्क्वायर, और लास्ट आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स 0.3 माइनस 0.2 क्यूब, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आपने तमाम वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लें, तो ये आपके पास कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल जो है वो अप्लाई हो गया। फर्क क्या है? फर्क ये है कि पहले हमारे पास एक ही फंक्शन होता था, अब हमारे पास एक ही फंक्शन नहीं है, बल्कि वो पीस वाइज फंक्शन है, तो ऑब्वियसली उसकी डिफरेंट वैल्यूज हैं डिफरेंट इंटरवल्स पे। तो हमने नोड में फंक्शन की वैल्यू जो भी यूज करनी है उसको केयरफुली यूज करना है, ये देखते हुए कि डोमेन में वो नोड किस इंटरवल में लाई कर। ये बात क्लियर होगी बच्चों? यस सर। ओके, चलो लास्ट चीज पे आ जाते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बेसिकली अगर मैं फिजिक्स को आसान लफ्जों में समझा दूं, तो हमारे पास अगर रेजिस्टेंस जो है वो वेलोसिटी का फंक्शन हो, तो ये इंटीग्रल हमें बताता है कि कितना टाइम लगेगा उस ऑब्जेक्ट को इस वेलोसिटी टी नॉट से इस वेलोसिटी तक आने में। तो ये बेसिकली इंटीग्रल है इन टर्म ऑफ फिजिक्स। अब यहाँ पे हमें मैथमेटिक्स में अगर हम देखें तो वी नॉट की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 10, तो आप 10 पुट कर दें। वी ऑफ टी वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि कितने टाइम में 5 मीटर तक आ जाएगा, तो 10 to 5 हो जाएगा। एम की वैल्यू हमें गिवन है 10 kg, तो एम 10 हो जाएगा। आर रेजिस्टेंस इज फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, और वो हमें गिवन है कि आर ऑफ वी जो है वो होता है माइनस वी स्क्वायर रूट ऑफ वी। तो क्योंकि इंटीग्रल यू में, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस यू स्क्वायर रूट ऑफ यू डी। तो ये इंटीग्रल हमें बता देगा कि कितने टाइम में कोई ऑब्जेक्ट जो है वो 10 से 5 तक वेलोसिटी अटेन कर ले। तो ये टाइम इसकी मदद से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब आप देखिए कि इंटीग्रल बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इंटरेस्टिंग किस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि फॉर एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं या ट्रेन्स हैं, तो आप मेजर कर सकते हैं कि कितने टाइम में, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि हाइपर लूप में जो ट्रेन मूव कर रही है या बुलेट ट्रेन जो है वो कितने टाइम में 300 मीटर पर सेकेंड से आ जाती है जीरो पे, या जो भी उसकी स्पीड है वो कितने टाइम में अगर ब्रेक अप्लाई करें इस स्पीड से तो कितने टाइम में वो रुकेगी। तो ऑब्वियसली आपको मेक श्योर करना है कि प्लेटफॉर्म से कितना पहले आप ब्रेक अप्लाई कर दें such that वो एग्जैक्टली प्लेटफॉर्म पे रुक जाए। एंड द सेम गोज फॉर द जिसको आप कहते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स वगैरह, उनमें भी आप इस तरह की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ पे भी डेफिनेट, आसान लफ्जों में कहने का मकसद ये है, जहाँ पे भी डेफिनेट इंटीग्रल यूटिलाइज होता है, अब आप उसको न्यूमेरिकली इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल बन गया। आप इस पर कंपोजिट सिम्पसन रूल अप्लाई करें, कंपोजिट ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करें, वो अप्लाई करके आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इजीली। सिमिलरली आपको कैलकुलस में याद होगा, आप वेक्टर कैलकुलस में और कैलकुलस में एरिया अंडर द कर्व पढ़ते थे, या एरिया बिटवीन टू कर्व्स पढ़ते थे, या सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन का एरिया वॉल्यूम का एरिया कैलकुलेट करते थे, या वॉल्यूम कैलकुलेट करते थे सिलेंड्रिकल शेल मेथड और डिस्क और गॉसियन मेथड वगैरह से। तो वहाँ पे भी डेफिनेट इंटीग्रल्स बनते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे कहीं पे भी डेफिनेट इंटीग्रल बन जाएगा,
तो मैं उसको इजीली न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये इंटीग्रल है, c टू d इसकी लिमिट है, तो मेरे पास जो एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा, एरिया दैट विल बी बिटवीन टू कर्व्स, वो आ जाएगा c से लेके आप d तक इंटीग्रेट करेंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो ये आपके पास फार्मूला होता था, आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑलरेडी कैलकुलस में, वेक्टर कैलकुलस में। तो आप देखें ये एक डेफिनेट इंटीग्रल बन जाएगा और फिर इस डेफिनेट इंटीग्रल को भी हम न्यूमेरिकल के अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। इसमें